व विदर्भातील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय अभिजितदादा वंजारी आणि इतर सर्व मान्यवर पत्रकार महोदय, आज ही जी पत्रकार परिषद या ठिकाणी बोलवण्यात आली याचं मागची भूमिका अशी आहे की मागच्या 7 सप्टेंबर 2022ला माननीय राहुल गांधीजींनी जी पदयात्रा काढली त्याचं 1 वर्षाचं काल पूर्ण झालेलं आहे. त्या दृष्टीनं काय माहिती, मार्गदर्शन आणि महाराष्ट्रामध्ये जनसंवाद यात्रा जी सुरुवात आहे या दोन्ही विषयाला घेऊन आज आपल्याला या ठिकाणी बोलवण्यात आलेलं आहे. मी आदरणीय चतुर्वेदी साहेबांना विनंती करेन की आता पुढील विषयाला सुरुवात. माननीय सतीश चतुर्वेदी साहेब, अभिजितदादा वंजारीजी, माननीय नागपूरचे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता आणि सुभाष कोळेजी, आमचे महासचिव नीलम भरमारे आणि प्रदीप सहारे. गोंदिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी ओर से हार्दिक आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ. और कल जन्माष्टमी का अपना हिंदू पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कल संपन्न हुआ है. तो जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में या उसके साथ में वो भी एक शुभकामना मैं सब भाइयों को देता हूँ. आज की जो पत्रकार परिषद गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने जो यहाँ आयोजित किया है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पिछले साल भी मैं आपके बीच में आके गया हूँ. इस अभी भी पूरे राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भूतपूर्व भविष्य की एक 3.5-4 हजार किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी ने पूरी सफलता के साथ, मेहनत के साथ और बहुत अच्छे जनता के रिस्पांस के साथ जो उन्होंने पिछली भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, उसको 1 साल पूरा हो गया. उसके उपलक्ष्य में कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि सभी जिलों में, राज्यों में 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ब्लॉक स्तर के ऊपर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पदयात्राएं जन संवाद यात्रा के नाम से लोगों के साथ में डायलॉग, उनके साथ में मेल मुलाकात, उनकी जो भी कुछ तकलीफ आराम है उनसे संपर्क करने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस जन संवाद यात्रा के माध्यम से ये कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है. गोंदिया में भी अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ भी 3 तारीख से सब ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू है. उस पृष्ठभूमि में आज यहाँ भी आपके पत्रकार परिषद होने के बाद एक जन संवाद यात्रा बांद्रा पूर्णिमा वहाँ भी आयोजित की गई है, जिसके बाद वहाँ हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग भी आयोजित होगी. जो उस समय जब हम लोग आए थे, आपसे बात की थी, तब राहुल जी की पदयात्रा की तैयारियां शुरू थी. कुछ भाग में निकल गई थी और महाराष्ट्र में आने वाली. लोगों का, खास करके हमारे जो विरोधी पार्टी के मित्र हैं, उनका ऐसा कहना था कि राहुल जी इतना चल नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी यात्रा होगी नहीं, उसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी और ये शुरू हो रही है लेकिन ये पूरा होगी नहीं होगी, बहुत सी शंकाएं लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से बहुत प्रसारित और प्रचारित की थी. लेकिन आप सभी हमारे पत्रकार मित्रों को मालूम है कि राहुल जी ने जिस जोश और उत्साह के साथ
बिना किसी एक दिन के भी खंडित हुए और सुबह शाम दोनों टाइम उनको पब्लिक से भी एनर्जी मिली, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिला, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी की जो पुण्याई है उसका भी साथ मिला। तो उन्होंने एक अभूतपूर्व, मतलब मैंने तो महात्मा गांधी जी के मोमेंट पर भी पीएचडी किया है, मेरा जो रिसर्च का भी विषय रहा है। गांधी जी चैंपियन थे, मतलब देश की आज़ादी गांधी जी ने पदयात्राओं के माध्यम से पैदल चल के पूरे देश को आज़ादी दिलाई। पर गांधी जी की भी जो दंडी मार्च बोलो या जो वर्धा से नागपुर आते थे, जो भी यात्राएं करते थे, तो इतना कंटिन्यूस 5-6 महीने तक पदयात्रा करना और इतना लंबी पदयात्रा करना बिना गैप के, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और इसका कोई मेरे हिसाब से कोई इसका काउंटर नहीं कर सकता, तो उसको मैदान में आना पड़ेगा। तो राहुल जी की और अभी फिर दूसरी यात्रा के लिए उनकी तैयारी हो रही। तो एक ये कांग्रेस को उससे पूरी ताकत मिली, लाखों लोग उसमें जुड़े। कर्नाटक चुनाव उसकी परिणति है। कर्नाटक में जिस तरह उनको रिस्पांस मिला था, लोग बोलते थे राहुल जी घूम रहे हैं, फिर इसका इलेक्शन में वोटर्स पर जो असर होगा, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में लोगों ने एक्सेप्ट किया। राहुल जी की पदयात्रा का जो प्रभाव है वो कर्नाटक चुनाव में निश्चित रूप से वहाँ पर कई धार्मिक इश्यूज क्रिएट किए गए। बजरंगबली का इशू आया, ये आया, वो आया, दुनिया भर के बड़े बड़े रोड शोज हुए, बहुत रैलीज हुई, केंद्रीय मंत्री गए, प्रधानमंत्री जी ने जोर लगाया, पूरी ताकत लगी। पर राहुल जी का जो एक तो उनको जो पार्लियामेंट से निकालने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, उसकी प्रतिक्रिया हुई। उनको 2 साल की जो सजा सुनाई थी उसकी प्रतिक्रिया हुई। और उनका जो जनसंपर्क जो हुआ था, तो इस देश की जनता का एक स्वभाव है कि जो उनके बीच में जाता है, तकलीफ उठाता है, उसके साथ में मिक्स होता है, और उसको अगर कोई परेशान करे, तकलीफ दे, तो भारत की आम आदमी, सामान्य आदमी उसके साथ में खड़ा होता है। ये हमने कर्नाटक के चुनाव में देखा है। तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो थी। और अभी जिस तरीके से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल में जो भी नीतियाँ रही हैं, जो भी कारोबार रहा है, उसमें 2-3 बातें बहुत प्रमुख रूप से है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में 9 साल में महंगाई का आया। तो जो पेट्रोल के, खास करके जो सामान्य आदमी के उपयोग की जो चीज़ें हैं, जो हर आदमी यूज़ करता है, वो होता है गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल। वो किसान हो, आम आदमी हो, मध्यम आदमी हो, किसी भी व्यक्ति को छोटी साइकिल, मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, गाड़ी के लिए और अपनी खेती में ट्रैक्टर के लिए पेट्रोल डीजल का उपयोग और घरगुती सिलेंडर, ये आज के ज़माने में हर सामान्य आदमी यूज करता है। तो जो 2014 के पहले जो भाव थे हमारे डीजल पेट्रोल के, गैस सिलेंडर के, उन भावों में काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। 100 रुपये के ऊपर आज इतना क्रूड ऑयल सस्ता होने का, अभी रूस से इतना क्रूड ऑयल सस्ता खरीद रहे हैं और हम उसको यूरोप में बेचते हैं। हमने क्रूड ऑयल के भाव भी बहुत गिर गए। जब क्रूड ऑयल के भाव गिरने के बाद भी पेट्रोल डीजल के भाव, न तो हम सेस कम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज कम करते हैं, और उसकी वजह से वो भाव जो है हमारे कम नहीं होते और वो मुनाफा पूरा लाखों करोड़ों का मुनाफा ये भारत सरकार के खजाने में करता है। भारत सरकार बोलती है कि राज्य सरकारें कभी कम करती, पर मेन है केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी तो राज्य सरकार को ऑटोमेटिक प्रेशर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा बड़ी जवाबदारी है। अब घरगुती सिलेंडर 300-350 का जो उस वक्त बिकता था, आज वो 1000-1100 का गया। अब चुनाव से 2 महीने पहले अगर उसका 200 रुपये की रेट घटा दी जाएगी, हमने बंगाल के चुनाव में देखा, आप तो सब लोग जागरूक लोग हैं, इंडिया के हमारे सब दोस्त लोग, आपको पता है कई जो इलेक्शंस आए, बंगाल का आया और भी चुनाव आए, उस चुनाव के दौरान 2 महीने
एक नया पैसा भी पेट्रोल पे नहीं पड़ता था और 5-10 पैसे कुछ कम करने की कोशिश होती। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बंगाल का, तो आपने देखा धीरे धीरे महीने भर में रोज रेट बढ़ के और फिर एकदम उसकी रेट्स पूरी बढ़ गई। लोगों का ये अनुभव है कि ये जो इलेक्शन के पहले जो रेट 200 की कम हुई, आपने बढ़ा दिए 500-600 रुपये, 800 रुपये, और आप 200 रुपये चुनाव के पहले कम करेंगे और चुनाव खत्म हो गया कि फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर वही कंपनियां जो हैं वो इनके रेट्स फिर बढ़ा देगी। तो ये कोई रिलीफ, बड़ी रिलीफ नहीं है, ये आंखों में धूल झोंकने वाला काम है। दूसरा, बेरोजगारी को लेकर जो लोगों में नाराजगी है, आज भी कितना भी प्रचार किया जाए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज तलाशी की महाराष्ट्र में भर्ती होती है तो अगर 10,000 पद निकलेंगे तो लाखों आदमी अर्ज करते हैं। 17 लाख लोगों ने अर्ज किया। अब एक एक आदमी से आप 1-1 हज़ार रुपये भी जमा करोगे तो आज लाखों करोड़ों रुपए आप कलेक्ट करते हो बेरोजगार लोगों से, और फिर उसमें आपका सर्वर फेल हो जाता है, कभी कंप्यूटर फेल हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, लोग उसमें इरेगुलरिटी की कंप्लेंट करते हैं, लोग उसमें अलग अलग उसकी शिकायतें करते हैं, लोगों में नाराजगी आती है। तो ऐसे भर्तियों के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो रेलवे सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर था, रेलवे की भर्तियाँ बंद है। आप केंद्र सरकार में, सरकारों के अंदर में हजारों लाखों पदों की भर्तियाँ पिछले 5-7 साल में सभी डिपार्टमेंट। अब डिफेंस जैसे क्षेत्र में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती करूँगा अग्निवीर बोल के 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ठीक है, बेरोजगारी है, लाखों लोग आ जाएंगे भर्ती होने के लिए। पर डिफेंस जैसी सर्विस में उनको रेगुलर सर्विस देनी पड़ेगी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, 20 से 23 साल तक आप नौकरी करो, बाद में आप अग्निवीर बाहर चले जाएंगे। इस के जो बेरोजगारी में भी जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं हर क्षेत्र में, कहीं भी सीरियसली उनको रोजगार देने का काम नहीं हो रहा। BSc पढ़े हुए लोग, BA पढ़े हुए लोग, PhD पढ़े हुए लोग, अभी मध्य प्रदेश में कोई छोटे पोस्ट के लिए भर्तियाँ निकली, उसमें क्लास 4 के लिए, अटेंडेंट के लिए PhD और MSc पास लोगों ने, हजारों लोगों ने अर्ज किया। ये देश की बेरोजगारी की हालत है। हमारा जो तीसरा सवाल है, जो भारत जोड़ो यात्रा की हमारी जो थीम है पार्टी की, कांग्रेस की, वो थीम ये है कि भाई जो नफरत फैलाई जा रही है, डिवीजन हो रहा है, लोगों को जो बांटने का काम हो रहा है। कांग्रेस ने पिछले 55 साल यहाँ सरकार चलाई, 50-60 साल सरकार चलाई आने के बाद, और इतने लंबे, और अभी भी कई राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, इतने लंबे पीरियड तक कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाने के बाद कभी इस देश में डिविजन्स नहीं किए। लोगों को एक देश में कभी सिविल वार की पोजीशन नहीं आनी थी। आज जो मणिपुर में जो दिखाई दे रहा है वो इतना खतरनाक है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हुए होंगे, कई जगह अत्याचार हो गए, कई जगह वायलेंस होती है, मारपीट होती है, पर जिस टाइम की मणिपुर में इस समय घटनाएं हुई हैं, दोनों समुदायों के बीच में आसाम राइफल के लोग खड़े हुए हैं, दोनों समुदाय जो है उनके पास में एक से एक मॉडर्न वेपन्स हैं, पूरे हथियार हैं उनके पास, एक दूसरे के वो खून के प्यासे हैं। एक भी समाज का आदमी इधर मिल जाए उसको मार देते हैं, वो उसको मारता है। निर्वस करके महिलाओं को जब घुमाया जाता है और 20-20 दिन तक उसकी सरकार कॉग्निजेंस नहीं लेती, जब वो वीडियो सर्कुलेट होता है तब आप उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। और मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकार परिषद में मणिपुर के पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या ऐसी तो बहुत घटनाएं हुई हैं, आप तो जो ये घटना की बात कर रहे हैं, वो उसको इतने लाइटली जवाब देते हैं। तो अगर पूरे टोली की टोली 200, 400, 500 आदमी की टोली 2 महिलाओं को विवस्त करके रोड के ऊपर से लेके जा रही है, ये दृश्य हिंदुस्तान के लोगों ने कभी देखा नहीं। लोगों को देखने के बाद में वो अमानवीय कृत्य जो है वो कोई पार्टी की बात नहीं है, पूरा देश उससे मिला। उसके ऊपर आप विजय रिजर्वेशन नहीं बुलाते। आप कश्मीर के अंदर 370 हटाया, 370 का स्वागत सभी लोग करते हैं, 370 का कोई विरोध नहीं, लेकिन 370 हटाने के बाद आपने वहाँ राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। आप पिछले 6 साल से वहाँ चुनाव नहीं ले रहे, अब वहाँ का डेमोक्रेसी का प्रोसेस पूरा कश्मीर का बंद हो गया है, तो आप कश्मीर में इलेक्शन कब करेंगे? कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है वहाँ की डेवलपमेंट के लिए आपको डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी पड़ेगी। 370 के बहाने से मैं वहाँ इलेक्शन ही नहीं लूँ और मैं वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं स्थापित करूँ, मॉडर्न की स्टेट है,
तो कल पब्लिक की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो हमारी सिक्योरिटी को उससे डेंजर हो सकता है। कश्मीर में पिछले 6-7 साल से सरकार बनाने का इलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। अभी 2021 में सेंसस हो रहा था पूरे देश का, जनगणना हुई, ये रेगुलर है। 2011 में जनगणना हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी फिर 2011 में सेंसस किया। सेंसस ये आवश्यक है, हर 10 साल में अपन सेंसस करते हैं, तो सेंसस के ऊपर फिर नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन पूरी प्लानिंग करता है, पॉलिसी बनाता है। जनगणना नहीं होगी तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? 2021 में आपने जनगणना जो है वो रोकी हुई है। अब 3 साल 2023 आ गया, 23 भी खत्म होने का, 24 आ रहा है, 3 साल हो गए, जनगणना नहीं हुई है। अब जनगणना नहीं हुई तो डिलिमिटेशन कैसे होगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का? अब आप एक नेशन एक इलेक्शन की बात करके कोई कमेटी बनती है या अधिवेशन में क्या विषय आता है, आज तक तो किसी को एजेंडे नहीं मालूम। आज तक मैं भी एक 25 साल 30 साल विधानसभाओं के अंदर मुझे रहने का मौका मिला है। मैं एक पब्लिक सीनियर पब्लिक मैंने कभी देखा नहीं, स्पेशल सेशन में बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा बताया जाता है कि भैया ये विषय के ऊपर स्पेशल सेशन हो रहा है। विशेष अधिवेशन जब किसी भी पार्लियामेंट या असेंबली का बुलाया जाता है उसकी एजेंडा सर्कुलेट होती है कि भाई ये देश में इमरजेंसी है, ये मणिपुर के अंदर हो रहा है, क्या अमुक जगह हो रहा है, इसलिए हम स्पेशल अधिवेशन बुलाएं। ये विशेष अधिवेशन का आज तक एजेंडा किसी को मालूम नहीं। कोई मीडिया वाला बोलता है महिला आरक्षण के लिए आ रहा है या अधिवेशन हो रहा है, कोई बोलता है वन इलेक्शन के लिए हो रहा है, वो माननीय राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसके ऊपर से ये हो रहा है। कोई बोल रहा है कि और कोई तीसरा विषय इसके अंदर में लिया जाएगा। तो एक देश एक चुनाव की वजह से बुला रहे हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन एजेंडा अपोजिशन को आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। विरोधी पार्टी के लोगों को जब स्पेशल अधिवेशन होता है तो विरोधी पार्टी अपोजिशन को बुलाती है, भैया ये इमरजेंसी है, ये अधिवेशन इसलिए हो रहा है। अपोजिशन से आप बात नहीं कर रहे, आप पब्लिक को एजेंडा नहीं बता रहे। अब हमारा आप विचार कर रहे हैं, मीडिया सूत्र बोल रहे हैं भैया वो महिला आरक्षण होगा, कोई बोल रहा है भैया वो वन इलेक्शन आएगा, कोई और भी कई विषय कर रहे हैं। कोई बोल रहा है इंडिया भारत, कोई बोल रहा है इंडिया भारत होगा, कोई बोल रहा है इंडिया भारत होगा, फिर इंडिया हटाना है। इंडिया हटाना है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, अब आपको भारत भी हटाना है। आपको कल इंडिया सब तो उन्होंने विरोधी पार्टी ने 26 पार्टी ने मिलकर इंडिया नाम रखा, तो इंडिया नाम रखा है तो वो इंडिया IND उसका पूरा वर्ड मिला के वो इंडिया होना है, और वो कोई रजिस्टर्ड नेम नहीं है, उनका मोर्चे का नाम है वो। और इंडिया नाम अगर उन्होंने रखा है तो इंडिया नाम जो है आप G20 के अंदर में इंडिया के राष्ट्रपति, पूरी वर्ल्ड में इंडिया का नाम फेमस है। अब मैं पूरी दुनिया में बोलने जाओ अरे अभी हम इंडिया नहीं रहे अभी, अब वो तो सब इंडिया बोलते हैं अपने को। तो अब आप बोलोगे कि हम भारत के राष्ट्रपति, भारत है, भारत की पुराना नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। संविधान बदले बिना इंडिया का नाम कैसे बदला जाएगा? और संविधान बदलना है बहुत बड़ी खुशी है, और इंडिया का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? आप गुलामी की बात करते हो, मैं तो हिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, PhD सब हिस्ट्री में नहीं किया है। इंडिया नाम के गुलामी का प्रतीक अंग्रेजों ने नहीं दिया इंडिया का नाम। आप जरा उसकी हिस्ट्री देखो, ये ग्रीक लोगों ने जब यहाँ पर सिकंदर आया था 4वीं शताब्दी में ईसा के पहले, मेगस्थनीज जो यहाँ से जो एक दूत यहाँ से गया उसने किताब लिखी, उसमें वो इंडस और इंडिया का नाम तब ईसा की 4वीं शताब्दी से इंडिया का नाम चल रहा है। भारत का नाम ऋग्वेद में लिखा हुआ है, भारत जो है विष्णु पुराण में पद्म पुराण में लिखा हुआ है। जैन परंपरा के अंदर ऋषभ देव जी के बेटे का नाम भारत करके भारतवर्ष पड़ा है, जैन कल्चर में लिखा हुआ है। तो ये भारत हो गया, इंडिया हो गई, पुराने नाम है। अब ये नाम अगर मैं बदलना चाहूँ तो मैं कैसा, मुझे क्यों थर्ड मेजोरिटी लगेगी? राज्यसभा में लगेगी। राज्यसभा में अभी बड़े मुश्किल से दिल्ली का बिल पास हुआ 2208 और 220 है, कुछ थोड़े से डिफरेंस है। 2/3 मेजोरिटी कैसे होगी भाई राज्यसभा में? 2/3 राज्यों का बहुमत लगेगा, संविधान बदलना है, और हम संविधान इसलिए बदल रहे कि इंडिया नाम नहीं रखना है। तो वो अधीर रंजन चौधरी जो हमारे पार्लियामेंट के लीडर है कांग्रेस से, उन्होंने बहुत अच्छा बोला
अगर आपको इतनी गुलामी की प्रतीक खत्म करना है तो राष्ट्रपति भवन तो वाइसराय हाउस था, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन रहते थे, फिर राष्ट्रपति उसमें क्यों रह रहे? तो भवन बन लो। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय वो अंग्रेजों ने बनाया, वो भी गुलामी का प्रतीक है। पार्लियामेंट नहीं बनाया तो वो भी नहीं बनाओ, उसमें क्या को आप बैठे? प्रधानमंत्री का कार्यालय अंग्रेजों की बिल्डिंग में, राष्ट्रपति अंग्रेजों की बिल्डिंग में रह रहे। तो आप गुलामी के प्रतीक खत्म करना है तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो जो यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो यहाँ पे जो पूरी, अभी मैं कल बोलूँ कि भाई मुसलमानों ने ताजमहल बनाया, अब मेरे को गुलामी का प्रतीक है ताजमहल को हटाना है, तो ये तो लोग बोलेंगे कि भाई इसको मेंटल बीमारी होगी, अच्छी बात कर रहा है, कोई सुनेगा नहीं अच्छी बात। कि भाई वो एक मोन्यूमेंट है, आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट है, जैन टेम्पल्स हैं, ताजमहल है, ये हिंदुस्तान के गौरव की चीज़ें हैं। कल मैं बोलूँ कि भाई ये सिंबल है, इसको चेंज करो, कुतुब मीनार है, इसको बदल दो, तो ये ऐसी बात है। तो आप जो ये सब जो विषय हो रहे हैं, तो ये नफरत छोड़ के लोगों को एक साथ में लाना, होमोजीनियस पूरे देश के सब लोग एक साथ में रहे, ये हमारा जन संवाद यात्रा की भी थीम है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की थीम है। और आज कदम कदम पर हिंदू मुसलमान, आप टीवी पे देखो, आप कोई चैनल पे देखो, कोई ना कोई इशू, कोई मुस्लिम लेडी वहाँ से आती है पाकिस्तान में तो वो 2 महीने चलता है, कोई हिंदू लेडी पाकिस्तान जाती वो 2 महीने दिखा रहे हैं, उसके परिवार कहाँ, उसके बच्चे, जो कोई इम्प्लीमेंट इशूज हैं वो आज टीवी पे 2-2 महीने, 4-4 महीने लोग चैनल बंद कर देते हैं। ये करते हैं कि भाई इसको देख के क्या हमारे को मतलब बोर हो जाते हैं देख के। तो आज ये सब जो विषय वही डिबेट दिखाई जाती है। ठीक है, मंदिर हिंदू की आस्था का प्रतीक है, मंदिर बनने चाहिए, मंदिरों के प्रति लोगों की श्रद्धा है। आज इस देश में जब आप बात करते हैं कोई धर्म विशेष की, तो भाई आज शेतकरी भी आत्महत्या कर रहे, शेतकरी जो मर रहे हैं 90% हिंदू है। आज जो है कोई बेरोजगार जो बच्चे हैं वो सब हिंदू हैं। तो विषय ऐसा है, मेजोरिटी तो इस देश में दूसरी हिंदू और सनातन में क्या फर्क है? भैया ये फर्क तो वो लोग बताएंगे सनातन की बात अभी करते हैं। देखिए मुझे तो जो है हम लोगों को तो एक बात आप सुनो, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, हो सकता है कोई दूसरे धर्म के भाई लोग बन जाओ, तो हम लोग अपने धर्मों में, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जो भी उसका नाम देना है, या वैदिक धर्म बोलो, सनातन धर्म बोलो, हिंदू धर्म बोलो, समझा, जो उसके नाम देना है आप दो। विषय ऐसा है कि अपना धर्म इतना व्यापक है, ये 1000 साल की गुलामी के बाद ये धर्म खत्म नहीं हुआ। इस धर्म में ताकत है, इस देश की कल्चर में ताकत है। मैं कम से कम 50 देश का उदाहरण बता सकता हूँ जो गुलाम हुए मुस्लिम के या ईसाइयों के, 100% कन्वर्ट हो गए। मुस्लिम के गुलाम थे वो मुस्लिम हो गए, कम से कम 40 से 50%। ईसाइयों के गुलाम थे पूरा 100% ईसाई हो गए। पर हिंदुस्तान में एक स्ट्रेंथ है कि हमारी 1000 साल की गुलामी के बाद आज भी 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू यहाँ सर्वाइव कर रहा है आज भी। तो ये धर्म बहुत व्यापक है। अगर औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े या किसी और महमूद गजनवी ने आकर सोमनाथ तोड़ा, पर वो ये भूल गए थे, उनको समझा उनके लोगों ने आपके बेवकूफ़ी मत करिए। हिंदुस्तान में ये हिंदू लोगों के घर घर में ठाकुर जी बैठे हैं, किसको तोड़ोगे आप? ये लोग मंदिर तो एक उनका वो है, इनके हर घर में पूजा चल रही है, आप घर तोड़ोगे क्या उनके? मंदिर तोड़ने से हिंदू धर्म को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके हर घर में गरीब है तो कैलेंडर भगवान का लगा के पूजा कर रहा है, कोई छोटे से ठाकुर जी पूजा कर रहा है। इनका ना कोई दिन है ना कुछ है, ये 7 दिन पूजा कर रहे हैं, घर घर में पूजा हो रही, घर घर मंदिर है। इनके मंदिर तोड़ने से ये कोई धर्म खत्म होने नहीं, ये व्यापक धर्म है। और हम हिंदू धर्म वाले हैं तो अपने धर्म की आस्था रखें, मुस्लिम वाला अपने धर्म की रखें। कांग्रेस ने कल्चर डेवलप की कि एक दूसरे के धर्म का आदर करो, सर्वधर्म सम्मान, और एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो, ये अपनी कल्चर है। अब कोई आदमी अगर सनातन के खिलाफ बोल रहा है तो ये बैड टेस्ट में है, कोई अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलता है वो बैड टेस्ट में। अपनी कल्चर ये है कि भैया एक दूसरे का आदर करो और एक दूसरे के विरोध में मत बोलो। ये कांग्रेस ने 70 साल में डेवलप किया थीम, और वो थीम को हम लोग मानते हैं। सनातन हो, वैदिक हो, हिंदू धर्म हो,
क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई हिंदू जो है वो लाइफ स्टाइल है, धर्म नहीं है। कोई बोलते हैं कि भाई जो वेदों में जो धार्मिक व्याख्याएं की गई हैं वो ये कल्चर, अलग अलग लोगों के मत है, पर ब्रॉडली सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अपना इन सब थीम को लेके ही अपनी भारत जुड़ा है, भारत एक रहे। जो प्रॉब्लम्स हैं, अब खास करके महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो जिस तरीके की सरकार बनी है महाराष्ट्र, पहले शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी टूटी, और पूरे लोगों ने देखा भी यार चुनाव में जीतो और अपनी सरकार बनाओ। आज इलेक्शन में मेजोरिटी ला के हिंदुस्तान के संविधान का मैसेज है, एंटी डिफेक्शन का आपने कानून पास किया। आप तो पार्टी की वो लालच में, सत्ता के लिए, पैसे के लिए वो पार्टी नहीं छोड़े, वो आपने वोटर से वोट लिया है बीजेपी के खिलाफ, और आप धीरे से बीजेपी के साथ बैठ गए। आपने वोट लिया है कांग्रेस के खिलाफ, अब धीरे से कांग्रेस के साथ बैठ गए। तो विषय ऐसा है कि जब वोटर से आप जिसके खिलाफ वोट लेते हो उसके साथ आप कैसे बैठ सकते हो बिना वोटर का मैंडेट। तो ये जो बैड टेस्ट में ये कांग्रेस के ऊपर भी तो लागू होता है। मैं किसी पे भी होता है, मैं जरूर बात कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मेरे भाई अपने महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो सरकार यहाँ बनाई हुई, आप मुझे बता यही आप चल रही है सरकार बीजेपी के नहीं, मैंडेट बीजेपी का नहीं है। आप जैसे सेना के साथ बीजेपी को मिला, गठबंधन अलग होता है, मैंडेट अलग होता है, लेकिन अब वो अलग वो दोनों पार्टियों का कांग्रेस ने मेरा कहना वो दोनों पार्टी अलग अलग है, उनके मैनिफेस्टो अलग है, उनके सिंबल अलग है, ये बात नहीं होती। बिल्कुल अलग है मैनिफेस्टो। आप बीजेपी का लालू आज मेरे भाई लालू प्रसाद लालू एक बीजेपी मिनट लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े, दोनों जीत के आए। आपने नीतीश को छोड़ लिया अपने साथ, क्यों? वहां पे मैंडेट किसको मिला था? मैं करूंगा तो बराबर है, आप करोगे तो गलत हो रहा। आपने बीजेपी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ने बिहार में जॉइंटली मैंडेट किया। आपने नीतीश की गवर्नमेंट बना ली, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बाद में बनी, पहले नीतीश की बनी। तो आप एक बात ये समझिए। दूसरी बात, आप जाके पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बना सकते हैं कश्मीर में, जहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं है। तो विषय ऐसा है कि आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के साथ मेरा कहना ये है, अब ये कहना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। आप कोई पार्टी आपके साथ आती है, आप जरूर सरकार एक मिनट आइडियोलॉजी वो जो आपस में मिलेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, वो कॉमन मिनिमम, लेकिन आप पूरी पार्टी ब्रेक कर दो, उस पार्टी का सिंबल लेके कोई भाग जाए, कोई उसका फ्लैग लेके भाग जाए, और आप पार्टी डिवाइड करके पार्टी को अपने साथ ले लो। कहने का मतलब यह है कि हर चीज लोगों की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि एक तो जो हिंदुस्तान की ये जो कल्चर है, ये सब मिलजुल के आज़ादी के बाद पूरे देश को एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से और एक जो भी यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से सब मिलजुल के ये देश पूरा चल रहा है। इसमें एक तो रिलीजन के आधार पर डिविजन्स नहीं हो, आपस में नफरत नहीं हो, सब मिल के चले, ये राहुल गांधी का पर्पज है। वो आज हमारी जनसंवाद यात्रा का मेन थी। सर जैसे क्या बोल रहे थे सर, इसमें जैसे अभी आपने कहा कि एक वर्ष